नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग परिचय अभ्यास सत्र में। आज चौथे दिवस में हम दो मुख्य आसनों पर फोकस करेंगे, उत्तान मंडूकासन और शलभासन। तो आइए प्रार्थना के सत्र के साथ अभ्यास शुरू करते हैं। आंखों को बंद करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में स्थिर हो जाएं, सुखासन, अर्धपद्मासन, मेरुदंड सीधा। आप एक बार गहरा श्वास लें और गहरा श्वास बाहर करें। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का रूप दें। हाथों को वक्षस्थल के सामने नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अब 3 बार ओम शब्द का उच्चारण और मंत्र उच्चारण। सांस भरें। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते संज्ञानान उपासते। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें और हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर रखें, हाथों को जंघाओं के पास और शरीर सीधा, आंखें कोमलता से बंद। यह समस्थिति है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब ग्रीवा चालन क्रियाओं के लिए हाथों को कमर पर रखें। सबसे पहले ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। याद रहे, जिनको गर्दन से संबंधित विकार है वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और गले के भाग पर आने वाले खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस मध्यम भाग में आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग और एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। अब दूसरी क्रिया का अभ्यास, ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। आंखें खुली रखें, कंधा ना उठाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। पुनः एक बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब तीसरी क्रिया, ग्रीवा दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए यानी भार करते हुए दाईं तरफ मोड़ें ग्रीवा वाले भाग को। ठुड्डी को कंधे की सीध में लाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में मोड़ें और श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। एक बार पुनः यही अभ्यास दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। चौथी क्रिया, ग्रीवा को गोलाकार घुमाने का अभ्यास।
गर्दन दंत से संबंधित व्यक्ति विशेष इस अभ्यास को ध्यान से करें, यानी जिनको गर्दन में दर्द है तो बहुत सावधानी से करें। सांस भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं और अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं दिशा से घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार घुमाने के लिए ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से शून्य का आकार दें। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा करें शून्य को। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से 2 बार, श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे खुली आंखों के साथ गर्दन नीचे। अब श्वास भरें, गर्दन मध्यम भाग में लाएं, हाथों को वापस ले आएं और आंखों को बंद करें। ग्रीवा की 4 क्रियाओं के बाद किस प्रकार का प्रभाव ग्रीवा क्षेत्र में है, कैसा अनुभव हो रहा है, उस प्रभाव के साथ जुड़ें। अब अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली सूक्ष्म क्रिया स्कंद संचालन। आंखें खोलें और श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कोहनियां सीधी रखें, हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। अब ग्रीवा के बाद स्कंद संचालन और स्कंद संचालन के बाद स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं बगल से, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को कंधों पर रखें, दोनों कोहनियां वक्षस्थल के सामने मिलाएं। जितना संभव हो श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर गोलाकार रूप देने का प्रयास, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को घुमाते हुए सामने लाएं। अब एक बार और दोहराएं, इनहेल यानी श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे से घुमाते हुए सामने। यही अभ्यास 2 बार दोहराएं विपरीत दिशा से, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए जाएं और भरते हुए ऊपर से नीचे आएं। अब हाथों को वापस कंधे की सीध में लाएं, धीरे से हाथों को वापस लाएं, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं, आंखों को बंद करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। तीसरी क्रिया कटी चालन क्रिया। यहां पर हम 2 अभ्यास करेंगे। कमर वाले भाग को आगे और पीछे और झुकाने का अभ्यास और कमर के प्रदेश को, कमर वाले भाग को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। तो सर्वप्रथम पैरों में कंधों से अधिक अंतर दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से आकाश की ओर ले जाएं, खींचें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास भरते हुए मध्यम भाग और पुनः श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर झुकें। सीधी कमर के साथ हाथों की हथेलियां पैरों के बीच में रखें और कमर को नीचे की ओर खींचें। एक बार पुनः दोहराने के लिए वापस आएं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, क्षमता अनुसार आंखें खुली रखें, श्वास भरते वापस मध्यम भाग और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं, जितना संभव हो आगे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं, हाथों को ऊपर खींचें सीधी कमर के साथ, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल से वापस ले आएं और पैरों को मिलाएं। अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें। दूसरी क्रिया कटी चालन में दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। पैरों में कंधे जितना अंतर दें, आंखों को खोलते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की दिशा में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ मोड़ें शरीर के ऊपरी भाग को, आंखें खुली रखें, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मोड़ें, श्वास भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं, हाथों को वापस लाएं और पैरों को समीप करें, विश्राम करें। कटी की क्रिया का प्रभाव कटी प्रदेश में अनुभव करें और अब अपने आप को तैयार करें अगली क्रिया के लिए, जो हमारे
इस अभ्यास क्रम में अंतिम सूक्ष्म क्रिया है घुटने की चालन क्रिया। आंखों को खोलें। घुटने चालन क्रिया के लिए पैरों में कंधे जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में लाएं, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, घुटने दर्द की परेशानी है, ध्यान रहे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए वापस एक बार पुनः दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। जांच लें घुटने पंजे से बाहर तो नहीं है। श्वास भरते हुए वापस आएं, हाथों को वापस लाएं और पैरों को मिलाएं। इन 4 क्रियाओं का अभ्यास जो आपने किया उनका प्रभाव अनुभव करें। ग्रीवा, स्कंद, कटी और घुटने की चारण क्रिया। अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस सत्र में आगे के अभ्यास यानी योग आसनों का अभ्यास। तो सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। यहाँ पर आंखों को खोलें और शरीर को दूसरी दिशा में मोड़ें। ताड़ासन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं। उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलटाएं और श्वास को बाहर करें। अब धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। यहां शरीर को एक सीध नुमा आकृति प्रदान करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ शरीर सीधा करें पहले, और अब एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए धीरे से एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। यह ताड़ासन की अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिनको घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, वह ताड़ासन में एड़ियां ना उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे लाएं। हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और बगल से हाथों को खींचते हुए वापस ले आएं। श्वास को बाहर करते हुए हाथों को वापस लाने के बाद अनुभव करें ताड़ासन के प्रभाव को। आसन करते वक्त हम अभ्यास के साथ तो जुड़ ही रहे हैं। आसन के पश्चात हम अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें तो उसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वृक्षासन। तो धीरे से इस तरफ मुड़े। वृक्षासन संतुलन श्रेणी का एक आसन है। तो इसके लिए अपने आप को एक बिंदु पर एकाग्रता बनाने के लिए तैयार करें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें। अब धीरे से हाथ को घुटने पर लाएं। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं। हथेलियां पलटाएं और हाथों को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ें, हाथों को खींचें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वृक्षासन में बने रहें। जिन साधकों से पूर्ण स्थिति ना हो पाए वह सरल वृक्षासन का अभ्यास करें, जो हमने कुछ अभ्यास सत्र पहले आप लोगों को दिखाया था। धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और दाहिने पैर को वापस लाएं। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़ें, तलवे को जंघा मूल पर लगाएं, हाथों को बगल में लाएं और श्वास भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद नमस्कार मुद्रा। शरीर को एक सीधनुमा आकृति दें, खींचें, स्थिर हो जाएं, पैर का अंगूठा दबाकर रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, एक बिंदु पर एकाग्रता। धीरे से श्वास छोड़ते वापस आए, पैर को भी वापस ले आए और आसन के प्रभाव के साथ जुड़े। वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर यानी तंत्रिका मांसपेशियों में समन्वय बनाने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, पादहस्तासन। अभ्यास सत्र में तीसरा आसन पादहस्तासन। तो दिशा बदलें, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर दें। जिनसे पादहस्तासन की पूर्ण स्थिति ना हो वो सरल पादहस्तासन का अभ्यास करें, जो आप ऑलरेडी पूर्व सीख चुके हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। पहले पूरे शरीर को ताने, स्ट्रेच करें। अब श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे की ओर झुकते जाएं और जहां तक संभव हो नीचे खींचें और उसके बाद हाथों की हथेलियों को पैरों के पास रखें, गर्दन नीचे। यह पादहस्तासन की पूर्ण स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिन साधकों को कमर दर्द या अत्यंत
पैरों में पीड़ा है तो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को वापस लाएं, सीधी कमर के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए हाथों को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए बगल से हाथों को वापस ले आएं। आगे झुकने के अभ्यास के बाद अब हम पीछे झुकने का अभ्यास यानी अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्रासन के लिए आंखों को खोलें, दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। अब कोहनियों को समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन पीछे की ओर, आंखों को खोलकर रखें। श्वास छोड़ते हुए क्षमता अनुसार पीछे झुकते जाएं। घुटने सीधे रखने हैं और शरीर के ऊपरी भाग से झुकना पहले आरंभ करें, फिर नीचे। इस स्थिति में बने रहें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, अर्थात किसी भी आसन में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, क्षमता अनुसार करना है, याद रहे, और हाथों को वापस ले आए। प्रभाव जो भी इस अभ्यास का मेरुदंड पर हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करें। अर्ध चक्रासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। अब त्रिकोणासन, उसके लिए करवट लें। तो त्रिकोणासन के लिए तैयार हो जाएं। आंखें खोलें, पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में बगल से उठाएं। कंधे की सीध में लाने के पश्चात हाथों के तेलियों को बाहर की दिशा में करें और दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में घुमाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए, खाली करते हुए दाईं दिशा में झुकते जाएं और धीरे से दाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के पंजे के पीछे रखने की कोशिश करें। संभव है तभी करें, अन्यथा जितना संभव उतना झुकें। गर्दन घुमाएं और ऊपर बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें एक सीध नुमा आकृति हो आपके दोनों हाथों की। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिनसे पूर्ण स्थिति ना हो पाए वो सरल तरीका अपनाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं और अब यही अभ्यास दूसरी दिशा से करेंगे। पहले दाएं पैर को वापस ले आएं और अब बाएं पैर को बाएं दिशा में मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं दिशा में झुकते जाएं। हाथ की उंगलियों को पैर के पीछे रखने की कोशिश। गर्दन को घुमाते हुए हाथ को देखें। शरीर का भार आगे की ओर ना आने दें, भाग में रखें और पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य स्थिति में रहे। सांस को रोकने का कार्य ना करें। धीरे धीरे वापस आए सांस भरते हुए और धीरे से पैर के पंजे को सीधा करें। हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। त्रिकोणासन कटी प्रदेश के पास अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ मेरुदंड को लचीला करने में सहायता प्रदान करता है। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में बगल से उठाएं। कंधे की सीध में लाने के पश्चात हाथों के तेलियों को बाहर की दिशा में करें और दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में घुमाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए, खाली करते हुए दाईं दिशा में झुकते जाएं और धीरे से दाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के पंजे के पीछे रखने की कोशिश करें। संभव है तभी करें, अन्यथा जितना संभव उतना झुकें। गर्दन घुमाएं और ऊपर बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें एक सीध नुमा आकृति हो आपके दोनों हाथों की। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिनसे पूर्ण स्थिति ना हो पाए वो सरल तरीका अपनाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं और अब यही अभ्यास दूसरी दिशा से करेंगे। पहले दाएं पैर को वापस ले आएं और अब बाएं पैर को बाएं दिशा में मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं दिशा में झुकते जाएं। हाथ की उंगलियों को पैर के पीछे रखने की कोशिश। गर्दन को घुमाते हुए हाथ को देखें। शरीर का भार आगे की ओर ना आने दें, भाग में रखें और पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य स्थिति में रहे। सांस को रोकने का कार्य ना करें। धीरे धीरे वापस आए सांस भरते हुए और धीरे से पैर के पंजे को सीधा करें। हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। जो भी अनुभव आप कर पा रहे हैं
उस अनुभव के साथ जुड़े, अर्थात खड़े होकर करने वाले आसनों के पश्चात आपके शारीरिक स्तर पर जो भी बदलाव आ रहे हैं उसका अनुभव करें और श्वास प्रश्वास के स्तर पर क्या बदलाव है, मानसिक स्तर पर क्या बदलाव है, उसका अनुभव। अब अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। धीरे से करवट लें, दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वप्रथम विश्राम आसन। हाथों को पीछे रखें, हाथों के सहारे से धीरे से गर्दन को पीछे की ओर गिराएं और पैरों में थोड़ा सा अंतर दें, पंजे बाहर की दिशा में। यह विश्राम आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों से पूर्व की स्थिति और अभ्यास को खत्म करने के पश्चात विश्राम की स्थिति। अब यहां से हम आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। दंडासन। आंखों को खोलें और धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को नितंब के पास लाएं, हाथों की उंगलियों का मुख पैरों की पंजे की ओर और धीरे धीरे हथेलियों पर हल्का सा दबाव देते हुए कमर सीधी करें, गर्दन सीधी। याद रहे पंजे, एड़ियां, घुटने मिले हुए हैं, कमर सीधी। यह दंडासन की पूर्ण स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें, या तो एक बिंदु पर देखते हुए या आंखों को बंद करके इस आसन का अनुभव करें और आसन के साथ जुड़ जाएं। धीरे से आंखें खोलें। अब धीरे से वापस आएं, हाथों को पीछे ले जाएं, पुनः विश्राम आसन में विश्राम करें। दंडासन शरीर को सजगता प्रदान करता है और मेरुदंड को सशक्त करता है। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन को हम यहाँ सरल तरीके से भी सीखेंगे और उसके बाद उसका पूर्ण स्वरूप भी सीखेंगे। तो भद्रासन के लिए पुनः दंडासन की स्थिति धारण करें, पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास, नितंब के पास रखें। सर्वप्रथम भद्रासन में सरल तरीका अपनाएंगे तो उसके लिए अपने पास किसी कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। अपने पास रखे किसी कुशन का प्रयोग करें या एक कंबल को या एक दरी को फोल्ड करके अपने नितंब के नीचे रखें, उसके ऊपर बैठ जाएं। अब पुनः दंडासन की स्थिति में आए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों के तलवे मोड़ें और श्वास भरते हुए हाथों से धीरे से पैरों की उंगलियां आपस में फंसा लें। अब एक बार पुनः सांस भरें, सांस छोड़ते हुए एड़ियों को यथासंभव समीप लाएं। यह सरल तरीका है। याद रहे जिनको घुटनों में दर्द है वह इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करें या सावधानी पूर्वक किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। अब धीरे से वापस आएं, पैरों को सीधा करें और हाथों के सहारे से नितंब के नीचे रखे हुए कुशन या दरी जो भी आपने प्रयोग में लाई है उसे हटा दें। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है। भद्र का मतलब शुभ। इस आसन को हम पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं। तो पुनः एक बार दंडासन की स्थिति धारण करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों की उंगलियां फंसाएं और अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें। अब यथासंभव एड़ियों को समीप लाएं और घुटनों को नीचे दबाएं। मेरुदंड सीधा करें। यह भद्रासन की पूर्ण स्थिति है। आंखों को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। जिन साधकों को घुटनों से संबंधित विकार हैं, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, वह इस अभ्यास को बहुत सावधानी पूर्वक करें या उसका सरल तरीका अपना सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएं, पैरों को सीधा करें और हाथों को पीछे रखते हुए विश्राम आसन में वापस आ जाएं। भद्रासन जिस प्रकार हमने पहले कहा महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी का आसन है और साथ ही साथ हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को, पेल्विक मसल्स को लचीला बनाने में सहायता प्रदान करता है।
अब एक बार पुनः दोहराएं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, घुटनों को मोड़ें और श्वास भरते हुए हाथ पंजों को पकड़ लें। एड़ियों को यथासंभव समीप लाएं, कमर सीधी करें और पूर्ण स्थिति में आंखों को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। सिर से लेकर कमर वाला भाग और मेरुदंड से नितंब तक एक सीध नुमाकृति। अब धीरे धीरे आंखें खोलें और पुनः वापस विश्राम आसन में आ जाएं। विश्राम करें, पैरों को सीधा करें, हाथों को पीछे रखें, पंजों को बाहर की ओर खोलें, आंखें कोमलता से बंद। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, घुटनों को मोड़ें और श्वास भरते हुए हाथ पंजों को पकड़ लें। एड़ियों को यथासंभव समीप लाएं, कमर सीधी करें और पूर्ण स्थिति में आंखों को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। सिर से लेकर कमर वाला भाग और मेरुदंड से नितंब तक एक सीध नुमाकृति। अब धीरे धीरे आंखें खोलें और पुनः वापस विश्राम आसन में आ जाएं। विश्राम करें, पैरों को सीधा करें, हाथों को पीछे रखें, पंजों को बाहर की ओर खोलें, आंखें कोमलता से बंद। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, वज्रासन। तो वज्रासन के लिए धीरे से आंखों को खोलिए, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को नितंब के पास रखें यानी दंडासन की स्थिति धारण करें। अब यहीं से धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाएं पैर के एड़ी को दाहिने नितंब के पास लाएं। यही इसी प्रकार बाएं पैर के साथ करें। याद रहे आपके पैर का अंगूठा सिर्फ आपस में स्पर्श कर रहा हो, एड़ियों के बीच में बैठने की कोशिश करें। अब धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। यदि जिनके लिए संभव नहीं हो, सहज नहीं हो ये पूर्ण स्थिति, वह सरल तरीका अपना सकते हैं जो आपने पिछले सत्र में सीखा। घुटनों का अंतर कुछ लोग यहाँ पर देके रखते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार करें। वैसे पूर्ण स्थिति में घुटने मिलाकर रखें, आंखें बंद रखें और श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। वज्रासन, जिनको घुटनों में दर्द है इस आसन का अभ्यास ना करें और एकमात्र यह आसन है जो खाना खाने के पश्चात आप कर सकते हैं और उसका अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। तो धीरे से वापस आएं। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास अर्धउष्ट्रासन। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाएं यदि आवश्यकता हो तो। अब धीरे से दोनों हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर, दोनों कोहनियों को समानांतर करें और श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुकने का अभ्यास यथासंभव पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अर्धउष्ट्रासन उन लोगों के लिए जो उष्ट्रासन का अभ्यास ना कर पाए, यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद प्रदान करता है। धीरे से वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में वापस बैठ जाएं और विश्राम करें। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद यानी कमर को पीछे मोड़ने के बाद आगे झुकने का अभ्यास, इसका विपरीत आसन शशक आसन। तो शशक आसन के लिए आंखों को खोलें, हाथों के सहारे से घुटनों को फैलाएं, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, यथासंभव झुकें। अब धीरे से अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को आगे की ओर लगाएं, जितना संभव है जमीन पर लगाएं और इस स्थिति में विश्राम करें। यह शशक आसन की पूर्ण स्थिति है। कमर के खिंचाव का अनुभव करें। याद रहे नितंब वाला भाग ना उठने पाए। जिन साधकों को घुटनों से संबंधित विकार है वह इस आसन को इस तरीके से ना करके अपने सरल स्तर पर कर सकते हैं। धीरे से वापस आएं, श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले आएं और हाथों के सहारे से घुटनों को मिलाएं
और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास आज का हमारा मुख्य आसन, जो इस पर हम फोकस करेंगे, उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन का सबसे पहले सरल तरीका सीखेंगे और उसके पश्चात हम इसका पूर्ण स्वरूप उत्तान मंडूक यानी ऊपर की ओर खिंचा हुआ या तना हुआ एक मंडे की स्थिति। अब उस अभ्यास के लिए वज्रासन से धीरे से पैरों को फैलाएं, आंखों को खोलते हुए घुटनों को खोल लीजिए। याद रहे आप एड़ियों के बीच में बैठे। श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को सामने से या बगल से ऊपर की ओर उठाएं और उंगलियों को फंसाते हुए आप हथेलियों को सिर के ऊपर रखें। यह एक सरल तरीका है। जिन साधकों को फ्रोजन शोल्डर संबंधित विकार है वह इसको इस प्रकार कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत लाभदायक है, साथ ही साथ कमर दर्द को दूर करने में भी सहायता प्रदान करता है। अब आपको लगे कि आप यहाँ इतना करने में सहज हैं, तो इसके बाद हाथों की उंगलियों को धीरे से पीछे की ओर ले जाएं, सिर के पीछे यानी गर्दन से थोड़ा ऊपर की ओर। इस जगह भी आप इस स्थिति को धारण कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ पर रुकने का प्रयास, और यहाँ भी सहज हो तब आप इसकी पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस शुरू से करते हैं। धीरे से हाथों को वापस लाएं और पैरों को मिलाएं। उत्तान मंडूकासन की पूर्ण स्थिति के लिए तैयार हो जाएं वज्रासन में। अब वज्रासन से धीरे धीरे घुटनों को फैलाएं दोनों हाथों की सहायता से। श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथ सामने से या बगल से ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें, पूर्ण स्थिति में पूर्ण रूप से ताने। और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों कोहनियों को मोड़ें, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को छूने की कोशिश करें सिर के पीछे से। अब धीरे से कोहनियों को ऊपर की ओर खींचें, कमर सीधी करें, आंखों को बंद करें। यह उत्तान मंडूकासन की पूर्ण स्थिति है। कमर सीधी रखें, ध्यान रहे गर्दन बहुत आगे की ओर ना झुकाएं, मध्यम भाग में रखने की कोशिश करें। इस स्थिति में बने रहें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। उत्तान मंडूकासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। जिन साधकों को घुटनों में दर्द हो वह इस अभ्यास को इस प्रकार ना करके सामान्य सुखासन में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब धीरे से वापस आने के लिए आंखों को खोलें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से ताने, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में विश्राम करें। अब हम इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। आरंभ करें, घुटनों को फैलाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से ताने, एक एक करके कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को विपरीत कंधों पर रखें, सिर के पीछे से व्यवस्थित करें अपने आप को और पूर्ण स्थिति में फाइनल पोजीशन में कमर को खींचें। आंखें बंद, बने रहें स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। धीरे धीरे वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति धारण करें। अब यहीं से हम आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ेंगे, यानी पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। धीरे से पेट के बल लेट जाएं, सर्वप्रथम मकर आसन के लिए पैरों को फैलाएं, पेट के बल पहला अभ्यास मकर आसन। हाथों की कोहनियां मोड़ें, हथेली के ऊपर हथेली रखें और उसके ऊपर अपना दाएं या बाएं गाल स्थिर करते हुए विश्राम करें। यह स्थिति मकर आसन की स्थिति कहलाती है। अब इसी स्थिति से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी शलभ आसन की ओर। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को एक बार आगे की ओर खींचें और अब
यहीं से दोनों हाथों को बगल से जंघाओं के पास ले आए। जिनसे शलभासन ना हो पाए वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। एक बार पहले अर्ध शलभासन, उसका सरल तरीका, श्वास भरते हुए दाहिने पैर को उठाएं। एक बार देख लीजिए। जिनसे शलभासन की पूर्ण स्थिति ना हो पाए, शलभ यानी एक टिड्डे नुमा आकृति, धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत पैर के साथ, दूसरे पैर के साथ। तो अर्ध शलभासन का अभ्यास आप कर सकते हैं यदि शलभासन करना सहज ना हो। वापस आए और अब अपने आप को तैयार करें शलभासन के लिए। दोनों पैर मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को उठाएं। यथासंभव घुटने सीधे रखें। कमर पर आने वाले प्रभाव के साथ जुड़ें। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। और अब धीरे से दोनों पैरों को वापस लाएं। मकर आसन में विश्राम करें। एक बार गहरा सांस लें और गहरा सांस बाहर करें। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं, यानी शलभासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, पूर्ण रूप से तानें और उसके पश्चात हाथों को पैरों के पास ले आएं। बिना घुटनों को मोड़े हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। हथेलियों का मुख नीचे की ओर रखें। जिनसे यह कर पाना संभव ना हो वो एक एक पैर के साथ कर सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहें। धीरे से वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन मेरुदंड को सशक्त करता है, साथ ही साथ कमर दर्द से संबंधित विकारों को दूर करने में बहुत लाभदायक आसन है। तो इस आसन का प्रभाव कमर के स्तर पे जो भी हो रहा है उसका अनुभव करें। मकर आसन में और शिथिल और सहज हो जाए। अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। धीरे से करवट लें और पीठ के बल लेट जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े हुए ऊपर उठाएं। घुटनों को मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सीने के ऊपर ले आएं। एक बार पुनः श्वास भरें, हाथों की उंगलियों को फंसाएं, घुटने से नीचे वाले भाग को पकड़ लें। यहां पर स्थिति में पंजों को बाहर की दिशा में रखें। सामान्य श्वास पर श्वास करें। और अब एक बार पुनः गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं और ठुड्डी या नासिका घुटने के बीच में लगाने की कोशिश करें। कंधे शिथिल। स्थिति में सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहें। पवन मुक्तासन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से वापस आएं, श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं, हाथों को वापस लाएं और पैरों को सीधा कर दें। और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं और विश्राम करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, शवासन। शवासन के लिए पैरों में कुछ इंच की दूरी, पंजे बाहर की दिशा में, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर करें। हथेलियों का मुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। और यह आसन पूरे शरीर और मन को शिथिलता प्रदान करने में बहुत लाभकारी है, तनाव को दूर करने में बहुत लाभकारी है। तो आइए देखते हैं शवासन का अभ्यास करते हैं। पैरों में अंतर, कंधों से अधिक, पंजे बाहर की दिशा में, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। यह स्थिति शवासन की स्थिति कहलाती है। परंतु शारीरिक स्थिति के पश्चात आप अब अपनी चेतना की यात्रा पैरों के पंजे से सिर तक
ले जाएं, अर्थात पैरों की उंगलियां बंद आंखों से अनुभव करें और ढीला छोड़ें। फिर पैरों की एड़ियां अनुभव करें और ढीला छोड़ते जाएं। इसी प्रकार पैरों की एड़ियों से लेकर सिर वाले भाग तक कोई भी भाग कसाव में, खिंचाव में, तनाव में अनुभव हो तो उस भाग को ढीला छोड़ते जाएं। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ऐसे धीरे धीरे ऊपर तक शरीर का अनुभव करें। प्रत्येक अंग को शिथिल कराएं, प्रत्येक शरीर का भाग शिथिल हो जाए। और अब शरीर में आने और जाने वाली सांस के प्रति सजग, जो श्वास भीतर आ रही है, जो श्वास बाहर जा रही है, आती और जाती श्वास की जानकारी। कुछ एक गहरे श्वास प्रश्वास और शरीर को और शिथिल और शांत और सहज होने दें। गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें। शवासन शरीर को शिथिलीकरण की तरफ लेकर बढ़ता है और आगे के अभ्यास के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। शवासन और शिथिल और शांत होते जाएं। हर प्रश्वास के साथ शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं। अब हम यहाँ से आगे के अभ्यासों की और यात्रा अपनी लेकर चलते हैं। आज के सत्र में जो आगे के अभ्यास है, वापस आने के लिए श्वास को माध्यम बनाएं। शवासन से बाहर आने के लिए एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें और हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। धीरे से दाएं या बाईं करवट लेट जाएं। जिस करवट लेटने के लिए आप अपने शरीर को मोड़ रहे हैं, उस तरफ हाथ का तकिया बनाएं। 1 से 2 सांस उस करवट लें और अब सहारा लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। यहां पर हम कुछ एक दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, यानी गहरा श्वसन क्रिया का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण कर लें। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पूर्ण रूप से सांस बाहर करें और अब धीमा लंबा गहरा सांस लें। सांस लेते वक्त आपका पेट, फिर सीने वाला भाग और कंधे वाले भाग को फैलता हुआ अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे 2 से 3 श्वास और कर जाएं। धीमा लंबा गहरा श्वास, धीमा लंबा गहरा श्वास बाहर करें। दीर्घ श्वास प्रश्वास कहीं ना कहीं तैयारी है आगे प्राणायाम के लिए। अब दीर्घ श्वास प्रश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक बार पुनः अपने आप को जांच लें, व्यवस्थित कर लें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। यदि बदलाव लाना चाहते हैं आसन में तो बदलाव लाएं। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा धारण करें और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा धारण करें। धीरे से सांस को बाहर करें। अब इस मुद्रा से दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से गहरा सांस लें और धीरे से दोनों नासिका रंध्र बंद करें। अब दाहिने नासिका रंध्र को खोलें और गहरा धीमा श्वास बाहर करें।
जिस नासिका रंध्र से श्वास बाहर किया है वहीं से धीमा गहरा श्वास लें और नासिका को बंद करें और दूसरे नासिका रंध्र से गहरा धीमा श्वास बाहर करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 3 चक्र और कर जाएं। दीर्घ श्वास प्रश्वास यहाँ पर लेना है एक नासिका से और दीर्घ श्वास प्रश्वास वाले भाव जो आप कर रहे थे, यानी गहरा सांस लिया, दूसरी नासिका से गहरा सांस छोड़ा, फिर गहरा सांस लिया और दूसरी नासिका से गहरा सांस छोड़ा। तो यहाँ पर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को कर रहे हैं और यह अभ्यास आपके शरीर में मन को शांति की ओर बढ़ाता है। यह अभ्यास आपके शरीर और मन में सामंजस्य बढ़ाने में मदद प्रदान करता है और मन को शांति की ओर लेकर जाता है। याद रहे, आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। जब 3 चरण पूर्ण हो जाएं, तब धीरे से हाथ को वापस लाएंगे। इस अभ्यास को करते वक्त कहीं भी झटके ना हो, सांस में बहुत सहजता से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद जो मन शांत हुआ है उसे और गहरी शांति की ओर लेकर चलते हैं। ध्यान का अभ्यास, ध्यान मुद्रा धारण करें। यदि आपको लगता है आसन में बदलाव लाना है तो अपने आसन को बदलें और पुनः व्यवस्थित होकर ध्यान मुद्रा धारण करें। आंखें बंद रखें, मेरुदंड सीधा करें। जांच लें एक बार शारीरिक स्थिति को। बंद आंखों से अनुभव करें शरीर का स्पर्श धरती के साथ, कमर सीधी है या नहीं, गर्दन की स्थिति और चेहरे को बिल्कुल सहज शांत। शारीरिक स्थिति जांचने के बाद शरीर में आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास का अनुभव। हर एक सांस को देख जाएं। हर एक सांस को देख जाएं। यानी जो भी सांस भीतर आ रही है उसकी जानकारी हो, जो भी सांस बाहर जा रही है उसका अनुभव हो। और धीरे धीरे श्वास की अनुभूति के बाद शरीर की संवेदनाओं का अनुभव। शरीर, श्वास और संवेदनाएं इस तरीके से भीतर की यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान योग का एक प्रमुख अंग है। ध्यान हमें खुद को खुद से जोड़ने का माध्यम बताता है। ध्यान एक गहरी शांति की ओर ले जाने का माध्यम है। अब धीरे धीरे यहीं से श्वास को माध्यम बनाएं वापस आने के लिए और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का स्वरूप प्रदान करें और प्रार्थना के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। गहरा सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से हाथों के हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। समय लेते अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस ले आएं। धन्यवाद। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्याख्यान सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। एक बार पुनः आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है योग साधना में संरेखण एवं विश्राम का सिद्धांत। संरेखण अर्थात अलाइनमेंट एंड विश्राम अर्थात रिलैक्सेशन। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि संरेखण क्या है, अलाइनमेंट क्या है। संरेखण का अर्थ है कि आपका सिर, आपके कंधे, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, घुटने, टखने, ये सब एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कैसे जुड़े हुए हैं, यह अलाइनमेंट है आपके शरीर का। अगर आपका शरीर का उचित संरेखण हो, गुड अलाइनमेंट हो, तो यह आपके मेरुदंड पर कम तनाव डालता है, आपके स्पाइन पर कम प्रेशर पड़ता है और अच्छी शारीरिक स्थिति को यानी कि गुड पोस्चर को मेंटेन करने में भी यह मदद करता है। तो जब आपके हेड, शोल्डर्स, आपकी स्पाइन, आपके हिप, नीज, एंकल, ये सब एक दूसरे से प्रॉपर्ली अलाइंड हो तो आपका पोस्चर भी अच्छा होता है, आपकी स्पाइन पे भी कम प्रेशर पड़ता है। इसे ही हम संरेखण कहते हैं। तो आइए जानें कि प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है, उचित संरेखण क्या है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहली इमेज में आप देखें कि किस प्रकार जो कंधे हैं वो एक सीध में नहीं है, जो हिप जॉइंट है वो भी एक सीध में नहीं है और घुटने जो हैं वो भी एक सीध में नहीं है। अगर आप एंकल्स को देखें तो वो भी एक सीध में नहीं है। ये जो है ये पुअर पोस्चर की ओर ले जाता है। अगर आप हमारी दूसरी इमेज की ओर देखें, इसमें जो है कंधे एक सीध में हैं, कमर सीधी है, हिप्स जो हैं वो एक लाइन में है, घुटने एक सीध में है, एंकल्स एक सीध में एक लाइन में है और एक दूसरे से प्रॉपर्ली संबंधित है, प्रॉपर्ली अलाइंड है। ये गुड अलाइनमेंट है। अब नेक्स्ट हमारी जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कैसे शरीर जो है वो पीछे की ओर जो है धकेला हुआ है। ये जो है पुअर पोस्चर है। और नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं यह स्थिति लंबर लॉर्डोसिस के नाम से जानी जाती है। ये भी जो है एक पोस्टरल डिफॉर्मिटी है। और उससे अगली जो अगर आप देखें स्थिति, इसे काइफोटिक
जो है पोस्चर बोलते हैं। इसमें जो है आप कुब निकला हुआ है, अगर आप देखें इसे कॉमन भाषा में बोलते हैं, और इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह के जब पोस्चर खराब होने से कमर दर्द, इवन रेस्पिरेटरी, श्वास लेने तक की समस्या हो सकती है। और अगर आप नेक्स्ट हमारी जो इमेज देखें उसमें आप देखेंगे कि कैसे सिर जो है वो आगे की ओर झुका हुआ है। जैसे आजकल के टाइम में सभी लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, गर्दन झुका के सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिर हमारा आगे की तरफ झुकता है और वो हम उसी पोस्चर में अधिक समय तक रहते हैं, तो हमारी जो सर्वाइकल एक्सटेंसर मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं। तो इस पोजीशन में हमारी गर्दन में रहने से फिर गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तरह तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं, सर्वाइकल पेन होता है। अगली जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सही स्थिति है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, जो शोल्डर्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड हैं और आपकी हिप जॉइंट प्रॉपर्ली अलाइंड है, नीज प्रॉपर्ली अलाइंड है, एंकल्स प्रॉपर्ली अलाइंड है। दिस इज अ गुड पोस्चर। ये शरीर की सही स्थिति है, प्रॉपर अलाइनमेंट है और इससे कई तरह की बीमारियों से, पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कई बार बाय बर्थ भी होती हैं और कुछ फंक्शनल भी होती है। जो हमारे जोड़ हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, ये जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि हमारी शारीरिक जो स्थिति है उसके सही रख रखाव में, यानी प्रॉपर जो गुड पोस्चर है उसके लिए जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और आजकल क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो रही हैं, क्यों अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है बहुत इनएक्टिव हो गई है, बहुत गतिहीन हो गई है, हम उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, तो हमारी मांसपेशियों में बहुत उतना लचीलापन नहीं है, क्योंकि हम व्यायाम नहीं करते हैं, वो शक्तिहीन हो रही हैं, उनमें वो जल्दी थक जाते हैं, हम उनकी सहन शक्ति कम हो गई है। तो जो हमारे मांसपेशियों का जो असंतुलन की स्थिति है ये हमारे पोस्चर को भी खराब करती है और फिर उससे जुड़ी हुई समस्याओं को, जैसे कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस तरह की समस्याएं को उत्पन्न करती हैं, समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। अब योगाभ्यास में संरेखण महत्वपूर्ण क्यों है? अब जैसे कि अगर आपकी गर्दन की मांसपेशियां टाइट हो गई तो गर्दन में पेन हो सकता है। अगर आपकी कंधे की मांसपेशियां सख्त हो गई, टाइट हो गई, तो आपको फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या हो सकती है। आपकी हिप की मसल्स टाइट हो गई तनाव के कारण और या फिर इनएक्टिविटी के कारण, तो आपको हिप में पेन होने लग गया। इसी तरह घुटने की मांसपेशियां जो हैं अगर वो सख्त हो जाती हैं, आपकी घुटने से संबंधित जो मांसपेशियां हैं जैसे कि क्वाड्रिसेप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, अगर वो टाइट हो जाती हैं तो घुटने में दर्द की समस्या हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका संरेखण जो है, अलाइनमेंट है, वो प्रॉपर हो ताकि आपका पोस्चर ठीक हो, आपकी मसल्स में कहीं टाइटनिंग ना हो, कहीं सख्त ना हो वो ज़्यादा, तो आपको उससे संबंधित ये जो मस्कुलोस्केलेटल पेन जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ना हो। हमारे योग में देखिए पंचकोश का सिद्धांत है। योग जो है वो शरीर को सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं मानता है, हम पंचकोश में अपने शरीर को विभाजित करते हैं। एक आउटर जो लेयर है, जैसा कि हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं इसके बारे में, जैसे अन्नमय कोश कहते हैं जो फिजिकल बॉडी है जो अन्न से बना है। फिर हमारे प्राणमय कोश आता है जो हमारी प्राणमय परत है। फिर मनोमय कोश जिसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं जिसके अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा विज्ञानमय कोश और अंत में इनरमोस्ट जो है सबसे अंदर आनंदमय कोश जो हमारा है, ब्लिसफुल जो हमारा कोश है जो ब्लिस की तरफ हमें ले जाता है। तो होता क्या है, योग वशिष्ठ में ऐसा माना गया है जो रोग है, कोई भी रोग है वो मन से शुरू होता है। जब मनोमय कोश में कुछ गड़बड़ होती है, हमारे विचार भावनाएं नेगेटिव होते हैं, तो वो फिर हमारे प्राण के प्रवाह को प्राणमय कोश में प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आप कभी भी देखेंगे जब भी मन में कोई टेंशन होती है, आपके मन में कोई विचार बार बार आ रहा होता है, परेशान होते हैं, तो आप क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत इराटिक हो जाती है, आप उतना लंबा गहरा श्वास नहीं लेते, धीमा श्वास नहीं लेते हैं, आपका हल्का श्वास हो जाता है, जिसे कि शैलो ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो इरेगुलर जो ब्रीदिंग रिदम हो जाती है उसके कारण फिर वो आपके अन्नमय कोश को प्रभावित करता है। और आप देखेंगे, आप आराम से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार ही कि उसके मन की स्थिति क्या है। एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि पर्सन जो है वो खुश है, प्रसन्न है, उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्लो होगी, काम होगी। और एक जो व्यक्ति जो तनावग्रस्त है उसके आप
चेहरे के हाव भाव, उसके शरीर की जो स्थिति, अलाइनमेंट एंड बॉडी पोस्चर से ही आप पहचान सकते हैं कि उसके मन की स्थिति क्या है। तो जो हमारी मन की स्थिति होती है वो भी हमारे प्राण को भी प्रभावित करती है और हमारी फिजिकल बॉडी, अन्नमय शरीर को भी प्रभावित करती है, हमारे अलाइनमेंट को और अल्टीमेटली हमारे पोस्चर को भी प्रभावित करती है और फिर उससे संबंधित रोग होते हैं। अगर मन में समस्या होगी तो प्राण भी, आपके प्राणमय कोश में भी समस्या होगी और फिर अन्नमय कोश में भी तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे। अब हमारे शरीर में चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। तो ये जो चक्र है इनकी पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इन चक्रों का अपना अपना फंक्शन भी है। जैसे कि जो हमारा मणिपुर चक्र है वो हमारे क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। हमारा मूलाधार चक्र जो है हमारी एड्रेनल ग्लैंड से संबंधित है और हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से संबंधित है। तो ये जो सारे चक्र हैं ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से भी संबंधित है। और अगर इन चक्र में कोई भी इनकी एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस आती हैं, कोई भी रुकावट आती है इनमें, तो उसके कारण भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि अगर मूलाधार चक्र में अगर कोई भी वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है तो उससे संबंधित जो है अंतःग्रावी जो ग्रंथियां हैं, जैसे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, तो व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाता है, वो प्रभावित हो जाती है। और इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है तो उसे डाइजेस्टिव इश्यूज रह सकते हैं, उसको पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अनहत चक्र में ब्लॉकेज है, रुकावट है, वहाँ पे ऊर्जा केंद्र में वहाँ पे कोई रुकावट आ जाती है तो उसे श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है, हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। अगर किसी के विशुद्धि चक्र में अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है तो क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड से भी और हमारे कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेशन जो हमारा फीलिंग्स का होता है उससे संबंधित है। तो स्पीच जो है उससे रिलेटेड जो है व्यक्ति को जो है समस्याएं आ सकती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में मुख्यतः जो है माना गया है 72,000 नाड़ियां हैं, पर मुख्यतः जो है 3 नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आती है। तो इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है, इड़ा नाड़ी जो हमारी है वो हमारे शरीर के, अगर हम बात करें नासिका के, तो वो बाई नासिका से संबंधित है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और पिंगला दाई नासिका से संबंधित है। तो जब भी नाड़ियों में प्राण के प्रभाव में कोई भी समस्या आती है तो क्या होता है, वो हमारे अन्नमय कोश को भी प्रभावित करता है और उससे रिलेटेड तरह तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हमारा जो अनुकंपी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिससे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, तो ये जो होता है ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है और हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं आंखों के वो भी डायलेट कर देता है और हमारी ब्रीदिंग को फास्ट करता है। और जो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसका जो मुख्य कार्य है वो केवल विश्राम और डाइजेशन यानी पाचन संबंधी कार्य है। तो होता क्या है, आजकल के तनावपूर्ण जीवन में अनुकंपी तंत्र जो है वो अधिक सजग हो गया है। तो आप देखेंगे व्यक्ति जो है ज़्यादातर उनकी हार्ट बीट फास्ट होती है और जो है उनका हृदय भी, उनको बहुत ज़्यादा हृदय को कार्य करना पड़ता है इसके कारण, और परानुकंपी तंत्र उतना एक्टिव नहीं है। इनमें बैलेंस, इनमें समन्वय होना आवश्यक है। तो हम योग के द्वारा अनुकंपी तंत्र से परानुकंपी तंत्र की ओर उसको पहले एक्टिवेट करते हैं ताकि आप विश्राम की अवस्था में आए, ताकि आपका पाचन तंत्र सही से कार्य करे, और फिर धीरे धीरे हम इनके बैलेंस की ओर आते हैं कि इन दोनों में बैलेंस जो है वो सामंजस्य हम स्थापित कर पाए। अब हम बात करेंगे योग में संरेखण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। देखो, जरूरी है कि कमर गर्दन को सीधा रखें। जब भी आप योग करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि कमर गर्दन को सीधा रखा जाए, जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है समकाय शिरोग्रीवम। तो कमर गर्दन को सीधा रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आप अपनी कोर मसल, जो पेट की मांसपेशियां हैं, उनको भी एंगेज करें, उनको भी संलग्न करें। जो भी आप कोई अभ्यास करते ध्यान रखें, आप कोर मसल्स को टाइट रखें, वो भी सपोर्ट करती हैं आपकी बैक मसल्स को। और ठोस आधार से आप आरंभ करें हमेशा। जब कोई आप आसन कर रहे हैं, आपके जो पैर हैं वो फर्मली प्लेस्ड होने चाहिए मैट पे, उसके चारों कॉर्नर्स, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आसन में।
और आप अभ्यास करते हुए जो आपके विभिन्न आसन हैं उसके अनुसार आपको ये ध्यान देना होता है कि शरीर के किस अंग को आपने कड़ा करना है, किस अंग को शिथिल करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग आसन करते हैं वो पूरे शरीर को ही टाइट कर लेते हैं। ये आसन करने का सही तरीका नहीं है। ये आपकी अलाइनमेंट जो है इसमें खराब हो जाती है, पोस्चर खराब हो जाता है। तो सही तरीके से अभ्यास करने का ये तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि किस भाग को शिथिल छोड़ना है ताकि वहाँ मूवमेंट ठीक से हो सके, और कहाँ आपको टाइट रखना है ताकि आपको इंजरी ना हो, आप गिरे ना। किस भाग को आपको टाइट रखना है और किसको लूज करना है, इस पे हम भी आप जो है ये भी संरेखण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आसन में जाते हुए और आसन से वापस आते हुए हमेशा अपने श्वास के प्रति आप सजग रहें। जब आप आसन में जाते हैं तो किस प्रकार श्वास लेना है, आसन से वापस आते हैं तो किस प्रकार श्वास लेना है, यही जो है आसन को व्यायाम से अलग बनाता है। तो श्वास के प्रति ज़रूर सजग रहें आसन करते हुए। अब इस संरेखण को आप कैसे सुधारें, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले कि हमारा एक गुरुत्वाकर्षण की रेखा होती है जिसे लाइन ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये शरीर को हमारे इक्वली 2 पार्ट्स में विभाजित करती है। अगर आप सामने और पीछे की ओर से देखें या दाएं और बाएं, तो ये हमारे सिर से और विभिन्न जॉइंट्स को क्रॉस करती हुई हमारे दोनों पैरों के बीच में ठीक आती है। तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये आपके शरीर को समान रूप से विभाजित कर, जैसे आप अभी भी खड़े हैं तो आपको फील होना चाहिए आपका वेट जो है दोनों पैरों पे इक्वली जो है बैलेंस्ड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारे शरीर की, जो कि काल्पनिक रूप से अगर हम देखें S2 जो है हम उसे उस लेवल पर होती है ह्यूमन बॉडी में। और ये जो है चेंज हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। और एक जब आप बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं तो जितना एरिया आपका जो है वो भूमि या जहाँ बैठे हैं उसके कांटेक्ट में आता है वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट होता है, जो आपको सपोर्ट प्रदान करता है। तो जब हमारा बैलेंस हमारा तभी बनेगा, प्रॉपर अलाइनमेंट हमारा तभी बनेगा जब आपका बेस ऑफ सपोर्ट अधिक हो, या तो कि जैसे कि आप खड़े हैं तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट आपने पैर मिलाए तो बेस ऑफ सपोर्ट आपका जो है वो अभी कम है। आप ताड़ासन में खड़े हुए अपनी हील्स उठा लिया, आपका बेस ऑफ सपोर्ट और कम हो गया क्योंकि अब आपकी सिर्फ जो पंजे हैं वही जो है वो भूमि के कांटेक्ट में है। या आप बैठ गए, अब आपका बेस ऑफ सपोर्ट जो है पहले से बढ़ गया क्योंकि अधिक जो है शरीर का भाग जो है अब वो भूमि के स्पर्श में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो आपका सपोर्ट बढ़ गया, बेस बढ़ गया, तो आप कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएंगे। और एक और पोजीशन आ जाती है जिसमें आप लेट जाते हैं। जब आप लेट जाते हैं आपका बेस ऑफ सपोर्ट मैक्सिमम हो जाता है, तो उसमें आप और जो है बेस ऑफ सपोर्ट जो मैक्सिमम होता है तो आप और ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं, और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। और हर पोजीशन चेंज होने के साथ साथ हमारा सीओजी भी चेंज होता है। जैसे कि अगर आपने हाथ ऊपर उठाए तो सीओजी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, और अगर आपने जो है आप सपोज आप लेट गए तो आपका या बैठ गए तो आपका जो सीओजी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। जितना सीओजी जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट के पास हो, जितना वो उसके पास हो उतना ही ज़्यादा जो है आप बैलेंस्ड होते हैं, उतने ही ज़्यादा आप स्टेबल होते हैं। बैठी हुई पोजीशन में खड़ी हुई पोजीशन के कंपैरेटिवली जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अधिक पास है। और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर ना जाए कभी भी। जब तक वो उसके अंदर रहेगी तब तक आप बैलेंस रहेंगे। अब जब अंदर नहीं रहेगी, वो उससे बाहर आ जाएगी, तो पर्सन जो है वो गिर सकता है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। और आप अपने मेरुदंड को, स्पाइन को, दोनों कंधों को समान स्तर पे रखें हमेशा, और आपका शरीर आगे या पीछे की ओर झुका हुआ ना हो। आपकी पेल्विक बोन्स जो हैं वो भी सामान्य स्तर पर हो, वो भी समान स्तर पर हो, घुटने आपके टखने समानांतर हो, और दोनों पैरों पर समान रूप से भार वितरित हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिमोत्तान करते हुए अगर आप ऊपर से हंच बनाते हुए झुकते हैं तो ये गलत तरीके से आप इस आसन को कर रहे हैं। हमेशा सही तरीका ये है कि आपको कमर के निचले भाग से जो है वो झुकना है आगे की ओर। इस तरीके से आप अपना अलाइनमेंट को सुधार सकते हैं पोस्चर में भी। और यहाँ पे अब जैसे ताड़ासन में जब आप ताड़ासन भी करते हैं तो आप ध्यान दें कि जब आप फाइनल पोस्चर में आ जाते हैं तो आपकी स्पाइन की स्थिति क्या हो, वो न्यूट्रल हो, कम्प्लीटली अलाइंड हो, ठीक है। अगर आपके पैर जो हैं वो उस पे दोनों पैरों पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब जैसे आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी स्पाइन जो है वो ऊपर की तरफ खींची हुई हो, इसमें भी ध्यान देना है। कंधे जो है एक लाइन में हो, समान लाइन में हो। तो इस प्रकार आप जो पोस्चर भी करते हैं वो भी, उसमें भी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए आपकी।
और जैसे कि आप ध्यानात्मक आसन में भी बैठे हैं तो उसमें भी आप ध्यान दें कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए, चिन थोड़ी टक इन होनी चाहिए, और इस तरीके से अगर आप बैठे हैं प्रॉपरली पोस्चर में, आप अपने पोस्टर को सुधार सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप जैसे कि वीरभद्रासन कर रहे हैं तो किस प्रकार आपके वजन को आपने पैरों के चारों कोनों में समान रूप से अगर वितरित कर दिया तो आप गिरेंगे नहीं आसन करते हुए, आपका बैलेंस बना रहेगा। और ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई आसन करते हैं तो अपनी छाती को जब फैलाते हैं, यानी आप जब स्पाइनल एक्सटेंशन यानी पीछे की ओर झुकते हैं, तो हमेशा हमें श्वास लेना चाहिए। और जब आप आगे की ओर झुकते हैं या छाती को आगे की ओर सिकोड़ते हैं तो हमेशा श्वास को छोड़ना चाहिए। तो उदर को अंदर की ओर खींचना, इसका भी आप ध्यान दीजिए कि उदर को हमेशा अंदर की ओर खींचें, टमी को टक इन रखें। अब सही संरेखण का क्या महत्व है? जब आपका अलाइनमेंट ठीक होगा तो आपकी नाड़ियों में भी उचित प्रवाह होगा, प्रॉपर्ली प्राण का प्रवाह नाड़ियों में हो पाएगा। क्योंकि अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपका पोस्टर खराब हो गया। अब पोस्टर खराब होने के कारण भी जो है आपके प्राण का प्रभाव प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और वो आपकी मेंटल स्टेट को भी जो है इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली देयर आर ऑल इंटररिलेटेड। जैसे कि हमने कोशास की बात भी की है पहले कि अगर मन में कोई परेशानी हो तो वो प्राण को इम्पैक्ट करता है और वो अन्नमय कोश को इम्पैक्ट करता है। अगर आपने पोस्चर ठीक नहीं रखा है तो वो भी आपके प्राण के प्रवाह को उसी प्रकार और आपके मन को प्रभावित कर सकता है। और अगर आपकी शारीरिक स्थिति सही होगी तो आप तनाव से भी छुटकारा पा सकेंगे, जैसा कि मैंने अभी बात की है। और आपकी रीढ़ की मांसपेशियां दोनों तरफ से संतुलित रहेंगी तो आपको कमर दर्द वगैरह शिकायत नहीं होगी। शरीर के सभी आंतरिक अंग हैं, जो आपके प्रणालियां सिस्टम्स हैं, वो अच्छे से उचित रूप से कार्य करेंगे और आपको कोई भी रीढ़ की विकृति नहीं होगी, मतलब कोई भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी नहीं होगी। और आप अपने श्वसन संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी, मांसपेशियों से संबंधित रोगों को, उनको विकारों को होने से रोक सकेंगे और ये उनके प्रबंधन में भी सहायक है। अगर आपका संरेखण ठीक होगा, आपका पोस्चर ठीक है, अगर आपको आगे की ओर से नहीं बैठते हैं कुप बना के, तो आपको श्वसन रिलेटेड समस्या होने की संभावना कम रहती है। तभी तो हम आपको चेस्ट एक्सपेंशन प्रैक्टिसेस कराते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो अगर आपने इस तरीके से आप काइफोटिक पोस्चर में बैठेंगे तो आपको श्वसन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ ऐसे भी जो है हमारे पोस्चर हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तो आपकी मांसपेशियों को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, मसल स्पाज्म में चली जाती हैं, पेन होने लगता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार आएगा, प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेट करेगा शरीर में। आपके जो जोड़ हैं या आपके स्नायु हैं और मांसपेशियों में प्रोप्रियोसेप्टर को प्रोत्साहन करेगा। ये आपकी जोड़ों की सही स्थिति में सुधार आएगा और उनको नुकसान होने से बचाएगा। आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, आप जल्दी रिकवर करेंगे, जल्दी हील करेंगे। और योगासन जो है वो स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देते हैं और बेसिकली आपके शारीरिक मानसिक जो पहलू हैं, आपके शारीरिक और मानसिक पहलुओं में बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करने में मदद करते हैं। उचित संरेखण शरीर को सुरक्षित बनाता है और इससे इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। जब आपका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, प्रॉपर पोस्चर होता है, तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंजरी और आप शरीर के प्रति ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा सजग हो जाते हैं। आपके शरीर में, मन में और श्वास में कोऑर्डिनेशन लाता है, समन्वय लाता है और योगाभ्यास से भी आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपका प्रॉपर अलाइनमेंट है, आपका गुड पोस्चर है, तो आपको अपने जो आप योगाभ्यास कर रहे हैं उससे भी लाभ अधिक हो पाएगा। अब हम बात करेंगे पहले विश्राम की। उससे जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि सामान्य अवस्था में हमारी मांसपेशियां कभी भी पूरी तरीके से तनाव मुक्त नहीं होती, कुछ ना कुछ उनमें तनाव रहता है और हमारी मांसपेशियों की टोन में कुछ हद तक दृढ़ता यानी टाइटनेस सदैव बनी रहती है। और जो हमारी मसल स्पिंडल सर्किट होता है उसके द्वारा जो हमारी मसल्स में टोन बने, इसको मसल टोन भी बोलते हैं, तो वो हमेशा बनी रहती है। और हमारे अंग विन्यास यानी पोस्टर को बनाए रखने के लिए जो होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की जो स्थिति बनी रहती है उसे ही पोस्टरल टोन या अंग विन्यास टोन कहते हैं। ये टोन जो होती है ये हमारी जो हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स, विरोधी गुरुत्वाकर्षण पेशी जो है उसके रिफ्लेक्स जो है मैकेनिज्म के कार्य द्वारा बनी रहती है। तो हमारी जो पोस्टरल टोन है वह शरीर की स्थिति के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि आप खड़े होते हैं तो आपकी पोस्टरल टोन बढ़ जाती है, जब आप लेट जाते हैं तो वो न्यूनतम मिनिमम हो जाती है। तो जब खड़े हैं तो मसल्स आपकी ज़्यादा वर्क कर रही हैं और जब आप लेट गए तो मसल्स आपकी कंपैरेटिवली रिलैक्स हो जाती हैं।
अगर आप एक तनावग्रस्त व्यक्ति को देखें तो आप उसके लक्षणों द्वारा उसको आराम से पहचान सकते हैं। उसके चेहरे पे तनाव होता है, उसके कंधों में जकड़न होती है, दांतों का पीसना, जबड़े में जकड़न हो सकती है। एक तनावग्रस्त व्यक्ति जो है हाथों की मुट्ठी बनाए हुए आपको दिख सकता है और वो हल्के श्वास ले रहा होता है। श्वास उसके अधिक गहरे नहीं होते, हल्के श्वास, शैलो ब्रीदिंग हो सकती है, इराटिक फास्ट ब्रीदिंग हो सकती है। तो तनाव को मुक्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मांसपेशियों में तनाव के सही स्तर को पहचानें। अगर मांसपेशियों में तनाव अधिक हो जाता है तो आप देखेंगे व्यक्ति तनावपूर्ण जब होता है, जब उसके मन में टेंशन होती है तो उसकी शरीर की मांसपेशियों में भी तनाव अधिक हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है तनाव को मुक्त करने के लिए कि हम जान पाए, हम अवेयर हो पाए कि हमारे मांसपेशियों में कितना तनाव है, सही मात्रा में तनाव है या अधिक तनाव हो गया है। हमें उतना ही तनाव चाहिए जो कि एक सक्रिय जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। हमारी मांसपेशियों में उतना ही हमें टोन चाहिए, जैसे मसल टोन बोलते हैं, उतनी ही चाहिए जिसमें हम एक्टिव अपनी लाइफ को जी सकें। हमारी मांसपेशियों में इतना तनाव नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से फटीग, पूरी तरह थक जाएं, वो उनकी शक्ति क्षीण हो जाए। बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी मांसपेशियों में तनाव थकावट के कारण तो नहीं हो रहा है कहीं, हमें उन मांसपेशियों को शिथिल कैसे करना है यह जानने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर मसल हमारी टाइट हो गई किसी टेंशन के कारण या इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण, तो उन्हें अब कैसे रिलैक्स किया जाए ये हमें सीखना। पहले तो हमें पता हो कि मसल हमारी टेंस है, हम अवेयर हो, और फिर अब उन्हें हम रिलैक्स कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिलैक्सेशन क्या है, विश्राम क्या है? विश्राम हमारी मांसपेशियों को अतिरिक्त तनाव से मुक्त करने का एक सजग प्रयास है। जब हमारी मसल्स में एक्सेस ऑफ टेंशन हो जाती है, मसल टाइट होने लगती हैं ज्यादा, तो उनको तनाव मुक्त करने का एक बहुत ही सजग, एक कॉन्शियस हमारा एफर्ट होता है। मांसपेशियों और मन की अपेक्षाकृत न्यूनतम तनाव की स्थिति विश्राम है। जब आपकी मांसपेशियों में, आपके मन की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड, उनमें एक न्यूनतम तनाव, बहुत ही कम टेंशन होती है, तो उस स्थिति को ही हम विश्राम कहते हैं। जितना हमें टेंशन चाहिए, जितनी हमें टोन के लिए, मस्कुलर टोन के लिए चाहिए, उतनी ही मसल्स में जब टेंशन होती है तो वही स्थिति विश्राम कहलाती है। विश्राम के समय हमारी मांसपेशियां पूर्णतः आराम की स्थिति में आ जाती हैं, जितना उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है उस स्थिति में वो आ जाती है, इसे ही हम विश्राम कहते हैं। तो विश्राम का पर इसकी जरूरत क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है? ताकि हमारे शरीर में अनावश्यक वियर एंड टियर, टूट फूट ना हो और हमें तनाव से संबंधित रोग ना हो। क्योंकि अगर हम विश्राम नहीं करेंगे, तनाव ज्यादा होगा मांसपेशियों में, तो तनाव संबंधी हमें रोग होने लग जाएंगे हमारे शरीर को, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दमा, ये सब ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे रोग हैं जिनका सीधा संबंध तनाव से है। विश्राम हमारे मन को शांत करने में भी सहायक है। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम कठिन परिस्थितियों का भी सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे। अब यह विश्राम को प्रदान करने में शरीर के 3 तंत्र सहायक होते हैं। एक तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपका मांसपेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपके अंतस्रावी ग्रंथियां। तो जब यह तंत्र ठीक से कार्य करेंगे तो अपने आप ही आपका शरीर जो होगा वो रिलैक्स होगा। तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। विश्राम करने के लाभ क्या हैं? विश्राम आपके मन को शांत करता है, जैसे कि हमने बात की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जब आपका मन शांत होगा, आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, और तनाव संबंधी रोग जैसे कि मैंने पहले भी बात की है वो दूर होंगे, जैसे रक्तचाप, हृदय रोग, दमा। और निद्रा की गुणवत्ता, आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है जब आप प्रॉपर्ली रिलैक्स करना सीख जाते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि उनकी बॉडी रिलैक्स ही नहीं होती, तो वो मन भी रिलैक्स नहीं होता है और बॉडी रिलैक्स नहीं होती, उनको ठीक से नींद भी नहीं आती। तो जब आपका शरीर प्रॉपर्ली रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड प्रॉपर्ली रिलैक्स हो जाएगा, तो यू विल स्लीप बेटर। आपकी निद्रा की गुणवत्ता, नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अब सामान्य विश्राम के लिए क्या? नॉर्मली रिलैक्सेशन के लिए सहयोग यानी सपोर्ट ऑफ, लाइक आप घर में सोते हैं तो कब आप गर्दन के नीचे पिलो रख लेते हैं, कभी घुटने के नीचे भी लोग पिलो रख लेते हैं, तो ये सहयोग की जरूरत होती है। आराम के लिए प्रॉपर रेस्ट हो और एक शांतिपूर्ण वातावरण हो, एक रिलैक्स्ड आपके आसपास काम एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है नॉर्मली रिलैक्सेशन के लिए। नॉर्मल आप रिलैक्सेशन किसी भी अवस्था में लेट के कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं होती। पर जब कोई इंसान सामान्य रूप से विश्राम ना कर पाए, उसे नींद ना आए, उसकी बॉडी मसल्स रिलैक्स ना हो, टाइट हो जाए, तो वो क्या करे? तो उसके लिए योग में विशिष्ट विश्राम की विधियां बताई गई हैं, जैसे कि हमारे विश्रांति कारक आसन, शवासन, मकर आसन आदि का अभ्यास किया जा सकता है। ये जो है ये मन को भी शांति प्रदान करते हैं और आपकी शरीर की मांसपेशियों को भी शिथिल करते हैं।
और श्वास के प्रति सजगता। श्वास के प्रति सजग होना भी जो है विश्राम की एक विधि है। जैसे कि आप हमारे प्रयोगात्मक जो सत्र को भी आप अटेंड कर रहे होंगे, तो उसमें हम आपको गहन श्वसन की जो है प्रक्रिया हमने आपको सिखाई है। तो आप उसमें देख सकते हैं, कुछ देर भी अगर आप उसका अभ्यास करें, आप देखेंगे आपका मन कैसे शांत हो रहा है, आपकी नेक और शोल्डर की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आपकी हिप मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। और प्रगतिशील भी एक मांसपेशीय विश्राम विधि है जिसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम शरीर के एक एक भाग के प्रति सजग होते हैं और उसे शिथिल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे आपका शरीर प्रोग्रेसिवली, जैसे पैर के अंगूठे से हम शुरू करें तो सिर तक धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। और जब आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो क्या होगा, आपको एक तो तनाव संबंधी रोग नहीं होंगे, आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, आपकी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगी, आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप अपने काम को भी एफिशिएंटली बाद में कर पाएंगे। और एक विपरीत विधि है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके शरीर में कितनी टेंशन है, उनकी मांसपेशियों में कितनी टेंशन है। तो हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को और फिर उनको ढीला छोड़ देते हैं, ताकि जब आप मसल्स को पूरी तरह मैक्सिमम संकुचित करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये टाइट हो गई हैं। अब जैसे कि आपने हाथ की मुट्ठी बनाई, उसे टाइट किया और ढीला एकदम, तो आपको पता लगता है। विपरीत विधि, कॉन्ट्रास्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं, ये विधि भी हम विश्राम के लिए जो है इसका भी उपयोग किया जाता है। तो योग साधन में विश्राम के जो लाभ हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर विश्रांति का आप अनुभव करते हैं विश्राम करके। ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कार्यों को भी संतुलित करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आपकी जो ऊर्जा है वो बिना किसी बाधा के शरीर में प्रभावित होती है, नाड़ियों में, मांसपेशियों में तनाव को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और शरीर से जो विजातीय पदार्थ है उनको भी बाहर हटाता है, बाहर निकालता है। तो आज हमने जाना कि संरेखण क्या है, संरेखण क्यों महत्वपूर्ण है, संरेखण, योग में संरेखण के क्या सिद्धांत हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, और इसके अलावा हमने जाना कि विश्राम क्यों जरूरी है, विश्राम को कैसे हम योग द्वारा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या योग में विश्राम के सिद्धांत हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, आप इसे फॉलो करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कितना महत्व है प्रॉपर अलाइनमेंट का, प्रॉपर पोस्चर का और विश्राम का हमारे जीवन में। तो इस व्याख्यान सत्र का अंत करेंगे हम प्रार्थना के साथ। आंखों को बंद करें, हाथ नमस्कार की पोजीशन में। शांति है, शांति है, शांति है। धन्यवाद।